हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, सभी शानदार होंगे, जानदार होंगे। आप लोग जानते हैं सुबह 9:30 बजे अपनी क्लास होती है और हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट, जो कि आप लोग के एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज 6 नंबर की अपना प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। सभी आप लोग जुड़ जाइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहां पर। और आप लोग जानते हैं मैं अनअकैडमी पे भी आप लोग क्लास ले रहा हूं डेली 1 PM पे एंड 4 PM पे। दोस्तों मिस बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपके पास में समय बहुत कम है और मैं सारे आप लोग को एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवा रहा हूं। क्लास में आप लोग आके देखिए, इतना मजा आप लोगों को आएगा। और इन क्लास की जो लिंक्स होती है वो मैं कमेंट में भी डाल देता हूं, आप लोग सीधे पहुंच सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को बता देता हूं कैसे आप लोग क्लासों तक पहुंच सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप लोग डाउनलोड करें, वहां पर दोस्तों मेरा नाम सर्च करें, नीरज जांगड़, मुझे क्या कर ले, फॉलो कर ले। यहां पर स्पेशल क्लासेज में सी ऑल करोगे, सारी क्लास दिख जाएगी। ये सारी क्लासेज कहां पर मिलेगी? गोल आप लोग सेलेक्ट कर लेना, एसएससी एग्जाम, यहां पर स्पेशल क्लासेज में आप लोग को मिल जाएगी। और जो भी स्पेशल क्लास आप लोग खोलोगे, अगर आप लोग नए यूजर हो तो आप लोगों से एक कोड पूछा जाता है। तो यहां पर कोड आप लोग यूज करिए नीरज 11 यूज करके इसको अनलॉक कर लीजिए। यहां पर आ जाएगा ऑसम यू हैव अनलॉक्ड योर फ्री प्लान। आप लोगों की सारी फ्री क्लासेज आप लोग एक्सेस कर सकते हो, हर टीचर की कर सकते हो। बस एक बार आप लोगों से कोड पूछा जाएगा तो नीरज 11 आप लोग डाल दीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। गुड मॉर्निंग आप सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आरआरबी जेई 2019 का, इस बार का जो हुआ था, पूछा जा रहा है अणुसूत्र C6H6 वाला चक्रीय हाइड्रोकार्बन कौन सा है। देखिए आप लोगों के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एलिफेटिक, एक होता है एरोमेटिक। एलिफेटिक का मतलब क्या है दोस्तों? जो बिल्कुल सीधी श्रृंखला में होते हैं। और एरोमेटिक क्या होते हैं? चक्रीय, जो आप लोगों के एक सर्किल में होते हैं, मतलब एक राउंड में होता है। जैसे मान लीजिए आप लोग का बेंजीन है C6H6, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये आप लोग का कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है, समझ रहे हो? तो ये क्या होता है? आप लोगों का बेंजीन होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बेंजीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताइए और क्लास में जल्दी जुड़ा करो। ये देखो अभी 1378 जने जुड़े हुए हैं, अभी थोड़ी देर में 5000 हो जाएंगे, 6000 हो जाएंगे। तो देरी ना करें बिल्कुल भी। उन 3 तत्वों को नामित करें जिनके सबसे बाहरी में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को बताना है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिनके सभी के आउटर मोस्ट शेल यानी बाह्यतम कक्षा में केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, इस तरह के क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पीरियोडिक टेबल की नॉलेज होनी चाहिए। नई नॉलेज है तब भी आप लोग कर सकते हो। देखो ये आप लोगों की पीरियोडिक टेबल होती है, ये आप लोगों का पहला ग्रुप होता है, ये आप लोगों का दूसरा ग्रुप होता है। समझ पा रहे हो बात को? तो अगर हम लोग बात करें पहले ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 होता है। मैंने कितनी बार बताया? बहुत बार बताया। अगर दूसरे ग्रुप की बात करें, इनके सभी के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप लोग पहली बात तो ऐसे देख सकते हैं कि कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो पहली ग्रुप के सदस्य हैं। तो पहले ग्रुप में क्या आता है? हली ना की रब से फरियाद, हली ना की रब से फरियाद, यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो एक तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आ रहा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को पीरियोडिक टेबल का ज्ञान नहीं है तब भी आप लोग कर सकते हो। कैसे? इधर देखो, देखो लिथियम आप लोगों का कितना होता है एटॉमिक नंबर? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है आप लोगों का 3। सोडियम का कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम का होता है 11। और दोस्तों पोटेशियम का होता है 19। अब देखिए लिथियम है आप लोगों का, तो एटॉमिक नंबर 3 है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 2। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। बाकी का बचा 1, वो अगली कक्षा में चल जाएगा। आप लोग का सोडियम हो जाएगा एटॉमिक नंबर 11, परमाणु क्रमांक 11 का मतलब है इलेक्ट्रॉन की संख्या 11। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। तो 2 और 8 10, और ये तीसरी में 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। पोटेशियम की अगर बात करें
तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 19। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। दूसरी कक्षा की कैपेसिटी कितनी है? 8 आ जाएंगे। तीसरी कक्षा की कैपेसिटी कितनी है? 18 है। लेकिन हमारे पास में बच्चे कितने? 8 और 2 10 और बचे 9, तो 9 इधर आ जाएंगे। लेकिन ये आप लोगों का गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे बाह्यतम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 ही रह सकते हैं। तो इसको क्या करोगे? 9 को 8,1 करोगे। देखो, है ना? तो सभी के आउटर मोस्ट शेल में दोस्तों एक एक इलेक्ट्रॉन है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर बताइए। दोस्तों कार्बन का एक एटम आप लोगों को दिया हुआ है, तो इसके बारे में आप लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? आप लोगों को कार्बन के बारे में ये जानकारी दी हुई है, बताइए। तो ये जानकारी आप लोग को दी हुई है, क्या क्या हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं? 6C12। देखिए जो नीचे वाला नंबर होता है ये किसके बराबर होता है? ये होता है आपका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। ये आपको क्या बताता है? प्रोटॉन की संख्या बताता है। तो कार्बन में मैं प्रोटॉन की संख्या पूछूं तो कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएगी। आप लोग जानते हैं जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी प्रोटॉन 6 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे आप लोगों के? इलेक्ट्रॉन भी आप लोग के 6 हो जाएंगे। क्लियर? अगर बात करें 12, ये क्या होता है? मास नंबर होती है, द्रव्यमान संख्या। ये किसके बराबर होती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन भी कितने हो गए? 12 हो गए। तो प्रोटॉन 6 थे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 12 है, तो जरूर न्यूट्रॉन कितने होंगे? 6 होंगे। तो न्यूट्रॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6। बताइए कौन सा आंसर सही बैठेगा? बताओ। 12 न्यूट्रॉन है क्या? गलत है। 12 प्रोटॉन है? गलत है। 6 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन? गलत है। 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, ये आप लोग का सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चले आगे। पीडीएफ का मिलेगा, पीडीएफ क्लास के बाद मिलता है। पहले आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर पीडीएफ का आपको पता पड़ जाएगा। आंसर बताइए। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 आप लोगों को दी हुई है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? इसकी वैलेंसी क्या होगी? 4 ऑप्शन दिए हुए, जल्दी से बताइए। देखते हैं कौन इसको बिल्कुल सही बता पाएगा। इसका आंसर बताइए, इसका क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखते हैं कौन बता पाएगा इसका आंसर। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या, परमाणु संख्या का मतलब है आप लोगों को परमाणु क्रमांक भी इसको बोल सकते हो। तो परमाणु क्रमांक आप लोगों को 12 दिया हुआ है। आप लोगों को इसकी वैलेंसी बतानी है, संयोजकता बतानी है। तो आंसर आ रहा है 4 आ रहा है। दो होगी। चलो देखो बात को समझो। मैग्नीशियम क्या है? इसका एटॉमिक नंबर 12 है। आप लोग मुझे बताइए, अगर एटॉमिक नंबर 12 है, परमाणु क्रमांक 12 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 12 होगी। पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। दूसरी कक्षा की कैपेसिटी 8 है, तो 8 इधर चल जाएंगे, बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन क्या तीसरी कक्षा में जाएंगे क्या? मुझे बताइए। 2,8,2 ऐसा होगा क्या? अब आप लोग मुझे बताइए, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। कोई भी क्या चाहता है? उसके आउटर मोस्ट शेल में बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो? 8 हो। अगर 8 उसके पास में हो जाएगी तो वो बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा। तो आप लोग मुझे बताइए, अगर ये चाहता है कि इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो 6 इलेक्ट्रॉन आना आसान है या 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करना आसान है? तो दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा तो इसके पास में क्या हो जाएगा? 2,8 हो जाएगा ना, यानी इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो वैलेंसी होती क्या है? संयोजकता होती क्या है? अपना अष्टक पूरा करने के लिए त्यागे गए या एक्सेप्ट किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, मुझे कोई क्लोरीन की वैलेंसी बताएगा क्या? क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर मैंने बता दिया 17। तो मैंने ऑप्शन दिए, ऑप्शन नंबर ए है 7, ऑप्शन नंबर बी है 1। बताओ। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 दिया हुआ है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? तो 17 इसका एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17 होगी। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरी में 8 आ सकते हैं, बच्चे 7 वो अपने तीसरे में चल जाएंगे। तो इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या चीज आसान है? 7 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना या 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना? 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना ना, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। समझ रहे हो बात को? तो ध्यान रखें, जिसके बाह्यतम कोश में आप लोग के इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 होते हैं तो उसकी वैलेंसी वही होती है। अगर 1 होगा तो 1, अगर किसी के 7 है तो दोस्तों क्या करेगा? वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। किसी के 6 है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो आप लोग इजीली आप लोग बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप लोगों के स्क्रीन पे। इलेक्ट्रॉन की संख्या
ये जो आपका N2 बना है ना, आपका जो नाइट्रोजन ये क्या बना है, मॉलिक्यूल बना है, इसमें बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया है ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया, इसका आंसर बताइए। देखिए आप लोगों को पता है जो ऑक्सीजन होता है उसमें तो क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। जो नाइट्रोजन होता है ना, इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन छुपे होंगे इस ट्रिपल बॉन्ड में, आप लोगों को बताना है कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर ये ट्रिपल बॉन्ड बना होगा। अब देखिए इसको थोड़ी गहराई से समझिए। आप लोग का जो नाइट्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, कितना होता है दोस्तों, 7 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो आप मुझे ये बताइए, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बाकी के बच्चे 5 और अगली कक्षा में चले जाएंगे। तो क्या इसका अष्टक पूरा है क्या इसका अष्टक पूरा है क्या, नहीं है। क्या नाइट्रोजन आप लोगों का एक एटम अलग से रह सकता है क्या, ये नहीं रह सकता। क्यों, क्योंकि स्टेबल ही नहीं है, ये चाहता है अपना अष्टक पूरा हो। तो क्या करेगा, देखो नाइट्रोजन है, इसके वायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो चलो मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5। समझ में आ गया बात को, ठीक है। इसके पास में दोस्तों दूसरा नाइट्रोजन का एटम है, उसके भी वायतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5। अब इन्होंने आपस में बात करी, क्या यार हम लोग 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले क्या, मतलब मेरे 3 इलेक्ट्रॉन तू अपने समझ ले और तेरे 3 इलेक्ट्रॉन मैं अपने समझ लेता हूं। ऐसा करने पे हम दोनों के अष्टक पूरे हो जाएंगे। तो देखिए, तो ये आप लोगों का इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास कितने थे, 1 2 3 4 5 और 6 7 8 ही आ गए। समझ रहे हो, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग बन जाएगा। और जब भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, देखो ये इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना। तो आपके 3 बॉन्ड बने, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 बॉन्ड बने तो आपके 6 इलेक्ट्रॉनों ने क्या करा है, पार्टिसिपेट करा है। और इस तरह के बॉन्ड को क्या बोलते हैं, चलो मैंने ऑप्शन दिया, ये बॉन्ड कौन सा है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, विद्युत संयोजी बंध है, या फिर आपका कोवैलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजक बंध है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोई बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, तो उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, सहसंयोजक बंध बोलते हैं। तो एक सहसंयोजक बंध है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डैश के अनुपात में मिक्सचर को एक्वारेजिया कहलाता है। दोस्तों एक 2 एसिड का मिक्सचर होता है जिसको हम लोग एक्वारेजिया बोलते हैं, या फिर इसको अम्लराज भी बोला जाता है। तो ये अम्लराज क्या होता है, ध्यान रखेंगे, ये 2 एसिड का मिक्सचर होता है। कौन से, एक तो होता है नाइट्रिक एसिड और एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किस रेशियो में होता है, देखो 3 इधर आ गया तो 3 अब इधर लगा दो, अब इधर 1 लगा दो, तो 1:3। तो नाइट्रिक एसिड होता है 1 फ्रैक्शन, आपका हाइड्रोक्लोरिक होता है 3। तो क्या क्या दिया है, पहले क्या दिया, नाइट्रिक एसिड, तो 1 होगा, ये आपका 3 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर बताइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द सेकंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट बोला जा रहा है, मतलब इसके क्वेश्चन का बोलने का मतलब क्या है, जो आपकी पीरियोडिक टेबल है ना, तो उसमें जो सेकंड ग्रुप है ना, यानी दूसरा वर्ग बोल लो, टोटल 18 ग्रुप है ना, तो दूसरे वर्ग को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए, दूसरे वर्ग को क्या बोलते हैं। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों पहले ग्रुप की, बात करें दूसरे ग्रुप की, तो पहले वाले ग्रुप को बोला जाता है अल्कली मेटल, इनको बोला जाता है अल्कली मेटल यानी क्षार धातुएं। कौन कौन सी होती है क्षार धातुएं, तो यहां पर क्या आता है, हाइड्रोजन आता है, लेकिन हाइड्रोजन तो आपका मेटल होता नहीं है, नॉन मेटल होता है। हाइड्रोजन के अलावा जो भी है, लिथियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम, सबको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कली मेटल, क्षार धातु है। जबकि दूसरा वाला जो ग्रुप है इसको हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, इनको बोला जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी क्षार मृदा धातुएं। कौन कौन सी हो जाएगी, बेरिलियम हो जाएगी, मैग्नीशियम हो जाएगी, कैल्शियम हो जाएगी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ध्यान है वो। तो सेकंड ग्रुप वाले जो होते हैं उनको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, मुझे नहीं पता ये कौन सा आप लोगों का क्या है, ये फ्लोरीन है, ये आयोडीन है, क्या मुझे नहीं पता। बस आप लोगों को इसका प्लेस बताना, स्थान बताना, कौन सा पीरियड है, कौन सा ग्रुप है, बताइए।
देखते हैं कितने जने बता पाते हैं। राजेंद्र वर्मा जी बार बार एक क्वेश्चन कमेंट कर रहे हैं, सर हम समोसा कर लेंगे, समोसा बेच लेंगे लेकिन नौकरी नहीं बेचेंगे। वो सोच रहे हैं वो ऐसे कमेंट करने से मैं उनका कमेंट पढ़ लूंगा। तो आप समोसा ही तो बेचोगे, तो समोसा अभी मत बेचना, समोसा थोड़े टाइम बाद में बेचना, जब ये सारे के सारे जब रेलवे में लग जाएंगे तो जब ये नाश्ते में भूख लगेगी तब उनके लिए लेकर आना, अभी मत लेकर आओ। अभी क्या है, ये पढ़ने में व्यस्त है, अभी इनको समोसा खाने से मतलब नहीं है। तो जब इनकी नौकरी लग जाएगी ना तब आपको बुलाएंगे, इनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देना, तो बोल देंगे राजू 2 समोसे लेके आ, 4 समोसे लेके आ, तब लेकर आना, ठीक है। तो अभी तो ये पढ़ने में व्यस्त है, जब नौकरी करेंगे तब इनको भूख लगेगी। चलो आ जाओ। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है। आधुनिक आवर्त सारणी में इसका स्थान आप लोगों को बताना है, इसका आप लोगों को प्लेस बताना है, ठीक है। चलिए देखिए आप लोगों को कैसे करना है, ये आप लोगों की पीरियोडिक टेबल है। आपको बताया टोटल नंबर ऑफ पीरियड 7, मतलब आवर्त जो होते हैं 7 होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो ये 7वें में होगा, ये छठे में होगा, पहले में होगा, ये कैसे पता पड़ेगा? आप लोग जानते हैं अगर पीरियड, ये सेल की संख्या, कोशों की संख्या अगर 1 है तो वो पहले पीरियड में आएगा। नंबर ऑफ सेल, कोशों की संख्या अगर 2 है तो सेकंड पीरियड में आएगा, कोशों की संख्या 3 है तो तीसरे में आएगा, ठीक है। अब देखो बात को समझो। अब देखो यहां पर एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है। देखो 17 का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 17, पहली में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। तो भैया ये तो कहीं ना कहीं पहला, दूसरा, तीसरे में आएगा, सर तीसरे पीरियड में आएगा। एक ही ऑप्शन बेटर लो, मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। और आपको पता है 17वां क्या होता है, क्लोरीन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन ग्रुप होता है। हेलोजन किस में होता है, 17 ग्रुप होता है, ऑप्शन नंबर बी। देखो ये आप लोगों का 17 क्लोरीन और पहला, दूसरा, तीसरा पीरियड हो गया। चले आगे, सिंपल क्वेश्चन है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, डैश इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सीमेंट। सीमेंट में मेन क्या होता है? तो आपकी दोस्तों जो सीमेंट होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन जो जनरली हम लोग सीमेंट बोलते हैं वो पोर्टलैंड सीमेंट होती है। तो आप लोग बताइए सीमेंट का मेन कंपोजिशन क्या है। कई बार मैंने क्वेश्चन करवाया है दोस्तों, 1 बजे वाली क्लास मिस मत करा करो, अनअकैडमी पे लेता हूं मैं, आप लोग क्लास लेके देखो कितना मजा आता है, ठीक है। तो उसमें मैं साइंस के 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करा रहा हूं उसमें भी, तो वो भी आप लोग क्लास लिया करो। चलो देखो एक चीज मैं बता रहा हूं आप लोगों का, ये थोड़ा सा इधर हो गया पर दिख रहा है क्या आप लोगों को, देख लें तो थोड़ा सा कट रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो अगर हम लोग बात करें सीमेंट के कंपोजिशन की तो सबसे ज्यादा होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कल ही बताया था कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, बिना भुजा हुआ चूना, और क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। तो लाइम बोल लो, क्विक लाइम बोल लो, कैल्शियम ऑक्साइड सबसे ज्यादा होता है 64.64%। बताओ आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में क्या होता है, सिलिका होता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, SiO2, ये कितना होता है 21.28%। इसके बाद में होता है आपका एल्यूमिना, कितना 5.60। लेकिन आप लोगों से केवल और केवल मुख्य घटक पूछा है तो मुख्य घटक हो जाएगा लाइम, कितना 64.64, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल। इनमें से नॉन मेटल कौन सी है? तो देखो पीरियोडिक टेबल में आप लोग जानते हो ये आपका एस ब्लॉक हो गया और डी ब्लॉक हो गया, ये होते हैं मेटल, और पी ब्लॉक में आपके होते हैं नॉन मेटल्स। क्लियर है क्या? सारे नॉन मेटल्स नहीं होते हैं लेकिन उसमें नॉन मेटल्स भी होते हैं। नॉन मेटल्स आपके पी ब्लॉक में ही होते हैं और एक आप लोग का एस ब्लॉक में होता है हाइड्रोजन। तो कौन सा एक अधातु है? देखो जब भी कंफ्यूजन हो कि सर कैसे निकाले, वैसे तो सिंपली आप लोगों को पता होगा नाइट्रोजन एक आप लोग का नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी आप लोगों को कंफ्यूजन हो कि 2 ऑप्शन आ गए कि इनमें से कौन सा नॉन मेटल है। तो देखिए नाइट्रोजन क्या होता है, एटॉमिक नंबर 7 है, 2,5, यही होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आप लोग मुझे बताइए ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, बस मुझे ये बताइए। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था जो भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, जो भी इलेक्ट्रॉन को दान करता है वो होते हैं आप लोगों के मेटल, और दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो आप लोग के होते हैं नॉन मेटल। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये आपका नॉन मेटल है, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों सैटरडे संडे बहुत लंबी क्लास लूंगा मैं, ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चन करना है, कम से कम 3 घंटे की क्लास लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने से कौन सी गैस उत्पन्न होगी? सोडियम कार्बोनेट की, तो ध्यान रखिए आप लोगों का सोडियम कार्बोनेट हो या आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट हो, मतलब जब भी मेटल का कार्बोनेट होगा कोई, क्या ये मेटल का कार्बोनेट है क्या, मुझे बताइए।
सोडियम आप लोग का मेटल है, बिल्कुल मेटल है, तो ये एक मेटल का कार्बोनेट है ना। जब भी मेटल के कार्बोनेट की अभिक्रिया किसी एसिड से करवाते हो तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या मैं बोल रहा हूं? अगर किसी मेटल कार्बोनेट की अभिक्रिया जब एसिड से करवाओगे तो कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस निकलती है। बताओ सर, इधर आओ देखो। तो ये देखो आप लोगों का सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसकी अभिक्रिया करवाई आप लोगों ने HCl से, तो क्या मिला? NaCl मिला प्लस H2O मिला प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली या नहीं मिली? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। चलो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इतनी बार करवाया था, 1 बजे वाली क्लास में, 4 बजे वाली क्लास में, और ये सेम क्वेश्चन आप लोगों का किस में आया? मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी में आया। इस बार के जो पेपर हुआ था ना, तो उसमें क्या पूछा हुआ था कि कौन सी मेटल है जो ऐसा कुछ था जो ना ही ठंडे ना ही गर्म पानी के साथ में अभिक्रिया करती है। तो पहले तो आप लोग उसका आंसर बताइए, ये क्वेश्चन आप लोग भूल जाइए। क्वेश्चन में ये था कि ऐसा कौन सा मेटल है, ऐसा कौन सा धातु है जो ना ही गर्म ना ही ठंडे पानी से अभिक्रिया करता है। मैंने आप लोगों को बताया था, बताइए। कई बार क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आपको पता है जो जिंक होता है वो ना ही ठंडे ना ही गर्म पानी के साथ में अभिक्रिया करता है। तो राइट आंसर उसका ऑप्शन नंबर जो भी दिया हुआ था वो जिंक हो जाता। अभी पहले क्वेश्चन में करता हूं, यहीं पर मैं आप लोगों को सारी चीजें क्लियर करता हूं। एक यहां पर मैं आपको लाइन लिखूंगा जो कि किसकी लाइन है? एनसीईआरटी बुक की लाइन है। और देखो एनसीईआरटी बुक से सीधे सीधे क्वेश्चन उठ के आता है। देखो, डैश धातु ठंडे जल के साथ में तीव्रता से अभिक्रिया करता है। कौन सी ऐसी मेटल है जो ठंडे जल के साथ में तीव्र से अभिक्रिया करता है? तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सोडियम। दोस्तों सोडियम हो, पोटेशियम हो, ये ठंडे जल के साथ में बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आओ देखो, एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 जो है आपका मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें एक लाइन लिखी है बहुत ही ब्यूटीफुल, ये वहीं से मैंने लाइन लिखी है। तो देखो क्या लिखा हुआ है? मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट विद आइदर कोल्ड और हॉट वाटर। आप लोगों से यही क्वेश्चन पूछा गया था मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का जो पेपर हुआ था फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट की। आप लोगों से पूछा गया था कि कौन सी ऐसी मेटल है जो कि ना ही ठंडे से ना ही आपके गर्म पानी से अभिक्रिया करती है। तो ऑप्शन में वहां पर जिंक दिया हुआ था, तो राइट आंसर आपका हो जाता दोस्तों जिंक। लेकिन जिंक के अलावा और कौन कौन सी है? एल्यूमिनियम और आयरन है जो कि ना ही ठंडे ना ही गर्म पानी के साथ में अभिक्रिया करती है। लेकिन दोस्तों ये अभिक्रिया कर सकती है किससे? स्टीम से। जो आपकी वाटर वेपर होती है ना, स्टीम होती है, उससे अभिक्रिया कर सकती है। जैसे मैं आप लोग को बोलूं कि जिंक क्या H2O से अभिक्रिया कर सकती है क्या? हाँ, लेकिन ये स्टीम होनी चाहिए, पानी नहीं होनी चाहिए, स्टीम होनी चाहिए, भाप होनी चाहिए। पहली बात तो ये। और अगर हम लोग बात करें मेटल्स सच एज लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। ये तो क्या करते हैं? स्टीम से भी अभिक्रिया नहीं करते। कौन कौन से? लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। क्लियर? और अगर आप लोगों से पूछे कि ठंडे पानी से सबसे तेज अभिक्रिया सोडियम पोटेशियम बहुत तेज करते हैं, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, न्यूटन मीटर की पावर -2 इज द एसआई यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट है? जल्दी से बताइए। तो देखिए प्रेशर क्या होता है आप लोगों का? फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स को किस में मेजर करते हो? न्यूटन में करते हो। एरिया को मीटर स्क्वायर में। तो प्रेशर की यूनिट हो जाएगी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। तो मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो मीटर की पावर -2 हो जाएगा। तो ये आपकी किसकी हो जाएगी? प्रेशर की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी दाब। ठीक है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर बताइए। न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2 इज द एसआई यूनिट ऑफ। देखो समझो बात को, पहले देखते हैं कितनों के आंसर आ रहे हैं। कितनों के आंसर आ रहे हैं पहले देखते हैं। 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2 इज द एसआई यूनिट ऑफ। देखिए समझो बात को, देखो यहां पर न्यूटन दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, तो यार देखते हैं। प्रेशर का तो हो नहीं सकता, प्रेशर का तो यार न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है,
मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड आएगा, ये भी नहीं दिख रहा। एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ऑप्शन नंबर डी बचा। कैसे होगा, आप लोग जानते हैं कोई भी दो मासेज होते हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो आकर्षण बल है, उसका मान कितना होता है, G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर आर क्या है, दोनों के बीच की दूरी है। तो ये आपका जो कैपिटल जी होता है, इसी को तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो देखिए जी किसके बराबर हो जाएगा आप लोगों का, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1m2। तो क्या मात्रक हो जाएगा, फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, आपका डिस्टेंस का होता है मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आप लोगों का किलोग्राम 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 स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, किलोग्राम ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और इसकी वैल्यू क्या होती है, किसने इसकी डिस्कवरी करी थी, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं कि जल्दी से कमेंट करके बताइए। जो कैपिटल जी है इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। वैल्यू मैं बता देता हूं 6.67 इंटू 10⁻⁻11। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बच्चों वाला क्वेश्चन है। यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाए तो वस्तु पर कुल कार्यरत बल कितना होगा, जल्दी से बताइए। अरे तो आप लोग मुझे बताइए, फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो 10 न्यूटन इधर लग रहा है, सॉरी 10 न्यूटन इधर लग रहा है, 5 न्यूटन इधर लग रहा है, तो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे 15 न्यूटन। अगर 10 इधर लगता 5 इधर लगता तो नेट कितना होता आप लोग का, 5 न्यूटन होता। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 15 न्यूटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन मान लीजिए कई बार क्वेश्चन ऐसे बोल दे कि एक फोर्स लग रहा है मान लीजिए 10 न्यूटन का, दूसरा फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का इधर, और दोनों की दिशा के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री है। हेनरी कैंडविच, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ठीक है। आप लोग मुझे बताइए तब आप लोग का आंसर क्या होता। तो ध्यान रखिए, जब भी कोई दो फोर्स, एक फोर्स को F1 मान लेता हूं, एक को F2 मान लेता हूं, जिनकी डायरेक्शन के बीच में मान लीजिए एंगल थीटा है, तो इनका जो नेट फोर्स होगा उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। तो जब दोनों एक डायरेक्शन में होंगे, क्लियर, ये आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ये फॉर्मूला लगा के आप लोग निकाल सकते हो। चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है। तो पहली बात है, चम्मच टेढ़ा कब दिखता है, जब आप लोग उसको पानी में डालोगे, तो पानी में डालने पर वो टेढ़ा सा दिखता है। उसका कारण क्या है, रिफ्रैक्शन है, अपवर्तन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताइए। A ray of light passing through dash of a lens will emerge without any deviation। देखिए आप लोगों का लेंस होता है ना, चाहे मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस लीजिए, चाहे कॉनकेव लेंस लीजिए, यानी अवतल लेंस लीजिए या उत्तल लेंस लीजिए, ये इसका हो जाएगा मुख्य अक्ष। दोस्तों इसके सेंटर में एक पॉइंट होता है जिसको, जैसे आप लोगों के मिरर के सेंटर में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते थे, पोल बोलते थे, ध्रुव बोलते थे। इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी आपका एक जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र। अगर कोई प्रकाश की किरण दोस्तों इस केंद्र से जाती है तो उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होता, वो बिल्कुल सीधे निकल जाएगी। अगर कोई प्रकाश की किरण इस वाले एक सेंटर से जाती है तो उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होता, बिल्कुल सीधे निकल जाती है। तो वो कौन सा पॉइंट है जिससे अगर प्रकाश की किरण जाए तो उसमें कोई भी डेविएशन, कोई भी विचलन नहीं होगा, वो आपका हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाशिक केंद्र, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय विखंडन में मंदक का कार्य करता है, कौन सा न्यूक्लियर फिजन में मॉडरेटर का कार्य करता है। देखिए न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, फ्यूजन। देखो एक तो होता है फ्यूजन यानी संलयन, फ्यूज करना, जोड़ना, एक होता है फिजन यानी तोड़ना। तो जब एक बड़ा न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूटता है तो एनर्जी का निर्माण होता है, क्लियर। और ये जो बड़े न्यूक्लियस को छोटे न्यूक्लियस में टूटना ही क्या कहलाता है, न्यूक्लियर फिजन कहलाता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये आप लोगों का जो न्यूक्लियर फिजन हो रहा है कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आप लोगों का एक यूरेनियम है 92U235, इसमें क्या डालते हैं, एक न्यूट्रॉन डालते हैं।
तो न्यूट्रॉन डालते हैं तो अब इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, प्रोटॉन की संख्या में तो कोई चेंज नहीं करा, आप लोग जब न्यूट्रॉन डालते हैं तो ये कितना हो जाएगा 236 हो जाएगा। दोस्तों ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है और आप लोग का टूट जाता है, क्लियर है क्या, और एनर्जी रिलीज करता है, साथ में 3 नए न्यूट्रॉन और निकालता है। जैसे समझो बात को, मैंने आप लोगों को बोला कि ये एक यूरेनियम की क्या है, एक रॉड है, इसमें यूरेनियम के कितने न्यूक्लियस होंगे, नाभिक होंगे, आप लोग बोलेंगे सर लाखों होंगे, करोड़ों होंगे। समझो बात को, तो आप लोगों ने क्या डाला, एक पे क्या डाला, एक न्यूट्रॉन डाला, तो ये आप लोगों का फूटेगा, एनर्जी का निर्माण करेगा, साथ में 3 न्यूट्रॉन और निकालेगा। दोस्तों अब जो 3 न्यूट्रॉन है वो एक इसमें चला जाएगा, फिर इसको तोड़ देगा, एनर्जी निकालेगा 3 और, फिर 3 में से एक इधर आ जाएगा, मतलब ये तो बहुत अनकंट्रोल हो जाएगी। तो जो आप लोगों की रिएक्शन होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो होता है कंट्रोल, एक होता है अनकंट्रोल। तो अगर आप लोग एक न्यूट्रॉन को यहां पर डाल रहे हो तो 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, अगर उसमें से 2 को आप लोग एब्जॉर्ब कर लो तो एक ही बचेगा, फिर एक इसको तोड़ेगा, फिर वापस 3 निकलेंगे तो वापस 2 को एब्जॉर्ब कर लो। तो दोस्तों ये जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने का काम होता है ये होता है कंट्रोल रॉड का, जिसको हम लोग बोलते हैं नियंत्रक छड़, जिसको हम लोग बोलते हैं नियंत्रक छड़। तो आप लोगों से पूछे नियंत्रक छड़ का इस्तेमाल, मतलब किस चीज का इस्तेमाल एज ए नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है, तो बोरोन और कैडमियम, क्या हो जाएगा, बोरोन और कैडमियम की जो रॉड्स होती है उसका इस्तेमाल होता है आप लोगों का किसमें, कंट्रोल रॉड में। लेकिन अभी आप लोगों से क्या पूछा गया है, मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या होता है, देखिए आप लोगों का जो ये न्यूक्लियस है इसमें आप लोग न्यूट्रॉन डाल रहे हो, तो आप लोग चाहते हो ना प्रॉपर रिएक्शन हो, प्रॉपर रिएक्शन हो, तो न्यूट्रॉन की स्पीड को धीमा करने के लिए जो चीज यूज करी जाती है उसको हम लोग बोलते हैं मॉडरेटर, यानी आपका मंदक। और मॉडरेटर के रूप में किसका इस्तेमाल करा जाता है, हैवी वाटर का कर सकते हो, ग्रेफाइट का कर सकते हो, तो दोनों एग्जांपल आप लोग ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताइए धातुओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है, इनमें से एक स्टेटमेंट कौन सा गलत है बताइए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखते ही कूद जाओ, देखते ही कूद जाओ। देखो क्या बोला जा रहा है ऑप्शन नंबर बी में, ऑल मेटल्स आर इन लिक्विड एक्सेप्ट मरकरी। अरे केवल मरकरी लिक्विड में होता है, बाकी जितने भी मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठोस अवस्था में होता है। मरकरी इकलौता ऐसा धातु है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। तो यार ये तो गलत हो गया, तो उल्टा बोल रहा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। और मेटल क्या आपके सॉफ्ट होते हैं क्या, नहीं मेटल आप लोग के सॉफ्ट नहीं होते हैं, बस आपका सोडियम और पोटेशियम होता है जिसको आप लोग चाकू से भी काट सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं, आउटर मोस्ट शेल में बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अगर 7 होंगे तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 होंगे तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो बताइए किसके मतलब किसके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। देखो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 13 होता है, परमाणु क्रमांक 13 होता है। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2, दूसरे में 8 बचे 3, तीसरी कक्षा में चल जाएंगे। तो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसके कितने 3, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चले आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है, या एटम का रेडियस किसका सबसे बड़ा है, एटम का साइज किसका बड़ा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फ्लोरीन का एटम बड़ा होगा, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कौन होगा बताओ। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए पीरियोडिक टेबल में आप लोग जानते हैं ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, एटम का साइज बढ़ता है, या फिर आप लोग बोल सकते हो एटम का रेडियस बढ़ता है, एटम का डायमीटर बढ़ता है। तो इधर क्या होता है, फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर आयोडीन होता है। तो आप लोग के जब नीचे आओगे तो कौन मिलेगा, आयोडीन मिलेगा। आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, डैश इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन में किसका यूज करा जाता है,
तो देखिए आप लोगों का इसका मतलब क्या होता है, समझो बात को। आंसर बताओ पहले तो आप लोग, देखते हैं कितने बच्चे आंसर बता पाते हैं, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं आप लोगों को। देखो इसको समझो, रटो मत आप लोग कि ये रेफ्रिजरेटर वर्क कैसे करता है। मुझे आप लोग एक चीज बताइए, आप लोगों का एक रूम है जिसके अंदर आप लोगों ने टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर लिया, कैसे भी मुझे नहीं पता कैसे करा, बस कर लिया आप लोगों ने। लेकिन बाहर का टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है। तो आपको पता हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे हीट आती है। तो धीरे धीरे दोस्तों जब हीट आएगी इसका टेम्परेचर बढ़ के 10, 11, 12, 18, 20, 25, 28, 32, 33, 37, 38, 40 पे पहुंच जाएगा। क्लियर है क्या? तो अगर आप लोगों को इसको ठंडा रखना है, 10 पे रखना है, तो आप लोग क्या करोगे, जिस रेट से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे हीट आ रही है उसी रेट से अगर मैं इससे हीट निकालता रहूं तो क्या ये 10 पे मेंटेन रहेगा क्या? तो सिमिलरली आप लोग का रेफ्रिजरेटर क्या करता है, जिस रेट से एटमॉस्फेयर से हीट आती है उसी रेट से इससे हीट एक्सट्रैक्ट करता रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेशन। और दोस्तों आपका जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें एक फ्लूइड होता है, एक है ना लिक्विड पार्ट होता है जो कि आप लोगों का रेफ्रिजरेशन करने में मदद करता है। इसको हम लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेंट प्रशीतक। तो रेफ्रिजरेंट आप लोगों का क्या क्या इस्तेमाल करा जाता है एज अ रेफ्रिजरेंट प्रशीतक के रूप में? आप लोगों का क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज करा जा सकता है, अमोनिया किया जा सकता है। तो अमोनिया कहां पर करते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा कूलिंग कैपेसिटी चाहिए होती है, प्लांट्स में यूज करते हैं अमोनिया को। जो घर में हमने डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, CF2Cl2 होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आपको पता है CF2Cl2 बहुत आपका नुकसानदायक है, किसके? ओजोन के लिए। इसका फॉर्मूला क्या है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का? CF2Cl2। चलो, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रियोन बोलते हैं। इसी का ही दूसरा नाम क्या है, फ्रियोन 11। इसी का ही दूसरा नाम क्या है, फ्रियोन 11। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सी गैस अजनबी गैस कहलाती है? स्ट्रेंजर गैस किसको बोलोगे? स्ट्रेंजर गैस किसको बोलोगे? तो राइट आंसर सभी जानते हैं, जिनॉन हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को यह पता होना चाहिए जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों जिनॉन जो वर्ड है एक लैटिन नेम से आया है, जिनोस, और इसी का मतलब होता है स्ट्रेंजर, इसी का मतलब होता है अजनबी। इसलिए जिनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस बोला जाता है। और जिनॉन कैसी है, आपकी एक इनर्ट गैस है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। क्लियर है? तो ये आप लोगों की एक इनर्ट गैस है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आग को कौन सी गैस बुझाता है? या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते हैं, फायर एक्सटेंशन में कौन सी गैस यूज होती है? तो फायर एक्सटेंशन में दोस्तों कौन सी गैस यूज होती है, जल्दी से बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, जहां भी आग लगी रहती है, मान लीजिए कहीं पर फायर लग रही है, तो आपको पता है जलने के लिए किस चीज की सहायता, मतलब जलने के लिए क्या चीज जरूरी होती है, ऑक्सीजन होती है। तो आप लोग की जहां पर जल रही होती है, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देती है, एक लेयर फॉर्म कर देती है, जिससे एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल कट हो जाए और जलना बंद कर दे। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? प्रोटीन का कारखाना किसको बोला जाता है, जल्दी से बताइए। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सेल का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, बताना जरा। सेल का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, कौन बताएगा? और सेल का सबसे छोटा पार्ट? तो सेल का सबसे छोटा पार्ट तो मैं बताता हूं, वो होता है राइबोसोम। दोस्तों यहीं पर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, प्रोटीन की कारखाना बोलते हैं। तो ये राइबोसोम होता है, वो कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। अगर आपसे कोशिका का सबसे बड़ा अंग पूछे तो वो आपका हो जाएगा न्यूक्लियस यानी केंद्रक। चले आगे। सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल वाटर एंड हैवी वाटर? दोस्तों नॉर्मल वाटर होता है आप लोगों का H2O, और जो हैवी वाटर होता है वो होता है आप लोगों का D2O। इसको हैवी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1S3। तो इस वाले में देखो ये वाला हाइड्रोजन यूज है, और इस वाले में ये वाला ड्यूट्रियम वाला, इसलिए ये क्या है, मतलब ये इससे हैवी है। तो ये आप लोग इसका दोस्तों जो ग्राम होता है 18 ग्राम होता है, ये आप लोग का 20 ग्राम होता है इसका। ठीक है, तो फॉर्मूला भी याद रख लो, D2O इसका फॉर्मूला होता है हैवी वाटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज यूज्ड टू क्योर इंजरी इन द बॉडी? जब आप लोग के कोई चोट लग जाती है
तो किस प्रकार का सेल डिवीजन आप लोगों के होता है? दो प्रकार से सेल डिवीजन होते हैं, अभी समझाऊंगा। पहले आप लोग देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है। 4 ऑप्शन दिए हुए, जल्दी से बताइए। तो देखिए आप लोगों की जब बॉडी ग्रोथ करती है तो जो सेल होती है उसके डिवीजन होते हैं, सेल डिवाइड होके और सेल में कन्वर्ट होती है। आप लोग के ध्यान से समझेंगे, जब आपकी बॉडी ग्रोथ होती है तो आपकी सेल में डिवीजन होते हैं, तो सेल डिवाइड होके आप लोगों के और दूसरे सेल में कन्वर्ट होता है। अब ये जो सेल डिवीजन है ये 2 प्रकार का होता है, ध्यान से समझिए। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जो सेल होती है इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 46 होती है। कितनी होती है? 46 होते हैं, 46 होता है। तो इसका 2 प्रकार से डिवीजन हो सकता है, तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए आप लोगों का जो सेल डिवीजन होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है आप लोगों का माइटोसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं समसूत्री विभाजन, और एक होता है आप लोगों का मियोसिस, जिसको बोला जाता है अर्धसूत्री विभाजन। पहली बात समझ में आ गई। एक तो हो जाएगा आपका मेटोसिस, ठीक है, जिसको हम लोग समसूत्री विभाजन बोलते हैं, और एक होगा आपका मियोसिस, जिसको बोलेंगे अर्धसूत्री विभाजन। देखिए इसमें आप लोगों का क्या होगा समसूत्री में, ध्यान से समझो। जैसे मान लीजिए एक सेल है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? आप लोगों की 46 है। अगर दोस्तों सेल डिवीजन होके ये आप लोग की जो नई सेल बना रहा है उसमें भी अगर क्रोमोसोम की संख्या 46 है तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों समसूत्री विभाजन। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया। और अगर बात करते हैं मियोसिस में क्या होता है, तो मान लीजिए कोई सेल है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या 46 है, तो जब इससे सेल का डिवीजन होगा तो अगर इसमें क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है तो इस प्रकार के डिवीजन को हम लोग बोलते हैं मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। तो आप लोग मुझे खुद एक कॉमन सेंस लगा के बताइए, ये वाले जो डिवीजन है ये कहां पर हो सकता है? जैसे मैं आप लोग को बोलूं दोस्तों स्पर्म और जब एग मिलता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? जायगोट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? स्पर्म और एग मिलके किसका फॉर्मेशन होता है? जायगोट का। मैं आप लोगों को ध्यान रखे रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ाऊंगा, एक चैप्टर अपना बचा था, कल शाम को 6 बजे है ना, तो उसकी क्लास का लिंक मैं कल डाल दूंगा। पहले अभी इधर समझो। तो जब स्पर्म होता है और एग मिलके किसका निर्माण करते हैं? जायगोट का। तो जायगोट में 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो मुझे बताइए इसमें कितने होंगे? आपके 23 होंगे, इसमें 23 होंगे। तो इस प्रकार का जो विभाजन होता है केवल और केवल सेक्स सेल में होता है, या इसको आप लोग जर्म सेल भी बोलते हैं, या आप लोग गैमेट्स बोल सकते हैं। तो मेल गैमेट कौन सा हो जाएगा? स्पर्म हो जाएगा। फीमेल गैमेट्स कौन सा हो जाएगा? आपका एग हो जाएगा। ध्यान से समझिए, केवल और केवल इनमें आप लोगों का अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसके अलावा जितनी भी सेल है इनको हम लोग बोलते हैं सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल क्या होता है दोस्तों? जर्म सेल को छोड़कर, सेक्स सेल को छोड़कर जितनी भी सेल है, आप लोगों के हाथों की सेल है, नाक की सेल है, पैर की सेल है, सभी जगह कैसा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। तो दोस्तों सोमेटिक सेल क्या हो जाएगा? सेक्स सेल को छोड़कर जो भी सेल होती है उनको हम लोग सोमेटिक सेल बोलते हैं। जैसे आपकी नोज की सेल हो गई, स्किन की हो गई, हाथ की हो गई, इन सभी में किस प्रकार का विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसका आप लोग आंसर बताइए। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समसूत्री होगा ऑप्शन नंबर ए। जो आपका अर्धसूत्री है वो केवल और केवल सेक्स सेल में होता है। तो आपके कहीं पे चोट लग जाए आप लोगों के तो सही सभी जगह पर कौन सा होगा दोस्तों? आपका समसूत्री होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, 1 बजे वाली क्लास मिस मत करो। अनअकैडमी पे होती है 1 बजे और 4 बजे, बहुत शानदार क्लास होती है। आप लोग लेके देखो, सारे क्वेश्चंस आप लोग के वहीं से बने, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी में। तो आपके लिए जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप लोगों को बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। बताओ इसका आंसर। Which of the following organism can reproduce by budding? जो बडिंग से रिप्रोडक्शन करता है। देखिए आप लोगों का जो रिप्रोडक्शन होता है ये होता क्या है? प्रजनन होता क्या है? आप लोगों को पता है, हर कोई चाहता है अपनी स्पीसीज को बनाए रखे, अपनी प्रजाति को बनाए रखे। इसके लिए 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो अमर हो जाए या फिर वो रिप्रोडक्शन करे। तो अमर तो हो नहीं सकता, रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। रिप्रोडक्शन आप लोग का 2 टाइप का होता है, एक होता है सेक्सुअल जिसको हिंदी में बोलते हैं लैंगिक, एक होता है आप लोगों का असेक्सुअल जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अलैंगिक। क्लियर? तो सेक्सुअल क्या होता है दोस्तों? जिसमें फिजिकली कांटेक्ट होता है, जिनमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। और एसेक्सुअल क्या होते हैं? जिनमें केवल और केवल सिंगल पेरेंट आप लोग का इन्वॉल्व होता है। तो इस सिमिलरली एक आप लोग का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बडिंग। क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूं। तो बडिंग किस में होता है? इसके 2 एग्जांपल याद रखो दोस्तों, हाइड्रा और यीस्ट में। हाइड्रा और यीस्ट में क्या होता है? आप लोग के बडिंग से रिप्रोडक्शन होता है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब कितने जने चाहते हैं कि सर बडिंग होता क्या, समझाओ।
अब कितने जने चाहते हैं सर बडिंग होता क्या है समझाओ। देखो समझाता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए आपका हाइड्रा है, हाइड्रा है, तो दोस्तों हाइड्रा में क्या होगा, यहां पर कोई बर्ड टाइप का कुछ निकलना स्टार्ट हो जाएगा और ये बर्ड ग्रोथ करके अलग टूट जाएगा, तो एक अलग हाइड्रा बन गया, एक अलग हाइड्रा बन गया। आप लोग बोलेंगे सर नहीं समझ में आया, समझाओ। इधर देखो, ये आपका हाइड्रा है, ये आप लोगों का दोस्तों क्या है, हाइड्रा। अभी केवल और केवल एक ऑर्गेनिज्म है, अभी इसमें कुछ भी रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा। अब देखो यहां पर देखो एक बर्ड निकल रहा है, देखो बर्ड निकल रहा है, बर्ड निकल रहा है, निकल रहा है, कर रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, तो ये अलग बन गया, तो ये एक अलग हाइड्रा बन गया, ये आपका एक अलग हाइड्रा। समझ में आ गया रिप्रोडक्शन कैसे हुआ। तो ये जो रिप्रोडक्शन होता है आप लोग का बडिंग से, ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, आप लोग के हाइड्रा में होता है, यीस्ट में होता है। 2 एग्जांपल याद रख लो आप लोग। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों समझ में आ गया तो थम्स अप करके बताओ, ठीक है। तो ये आप लोगों का कुछ इस टाइप का होता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। जानवरों को किस फाइलम को फ्लैट वर्म भी बोलते हैं। तो देखिए ध्यान रखिए, आप लोग के जितने भी एनिमल्स होते हैं इनको हम लोग 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है वर्टिब्रेट यानी कशेरुकी की वर्टिब्रेट क्या होता है, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और एक होता है इनवर्टिब्रेट जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। इन इनवर्टिब्रेट को दोस्तों बहुत फाइलम में हम लोग क्लासिफाई करते हैं, 9 फाइलम में। ऑर्थोपोडा हो जाएगा, मोलस्का हो जाएगा, पोरीफेरा हो जाएगा। तो कौन से फाइलम के या कौन से ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स को हम लोग फ्लैटवर्म बोलते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखो आपका प्लैटीहेल्मिन्थेस। कैसे याद रखोगे, प्लैटीहेल्मिन्थेस कैसे याद रखोगे। देखो फ्लैट का मतलब क्या होता है, चपटे, ये बिल्कुल चपटे होते हैं। तो प्लेट भी आपकी क्या होती है, चपटी होती है ना, ऐसे थोड़ी होती है, ऐसे होती है, बिल्कुल फ्लैट होती है, बिल्कुल चपटी होती है। तो इससे याद रखो फ्लैटवर्म किसको बोलोगे, प्लैटीहेल्मिन्थेस को बोलोगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे जल्दी से बताइए। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है, जो भोजन से जो एनर्जी मिल रही है कैसे आप लोग मेजर करते हो। तो जो भी आप लोग के फूड पैकेट्स होते हैं उसमें लिखी होती है ना कि इतने कैलोरी इसमें एनर्जी है, इतनी कैलोरी है, तो कैलोरी में करी जाती है ऑप्शन नंबर ए। और ध्यान रखिए दोस्तों 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.18 जूल होते हैं, ठीक है। ये आप लोग अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल बोल सकते हो। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है। आप लोगों को पता है दोस्तों, आपकी जो टंग होती है इसमें टेस्ट बड्स होती है जिसको स्वाद कलिकाएं बोलती है, जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है स्वाद के लिए। तो इसकी संख्या की बात करें तो दोस्तों इनकी जो संख्या होती है 2000 से 8000 हो सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। क्लियर। अब आप लोगों से यह भी पूछा जाता है टंग का कौन सा भाग आप लोगों को मीठे का एहसास करवाता है, कौन सा भाग सॉल्ट का एहसास करवाता है। तो इधर देखो ध्यान से, तो ये देखो ये आप लोगों का टंग हो गई दोस्तों, ये आप लोगों की टंग हो गई। तो यहां वाला जो पार्ट होता है स्टार्टिंग वाला जो बिल्कुल टिप का होता है, तो यहां से आप लोगों को एहसास होता है मीठापन का, स्वीट का। और जो इसके साइड में होता है यहां से आप लोगों को एहसास होता है सॉल्टी का, नमकीन का, ठीक है। यहां पर आप लोगों को होता है बीटर, कड़वा, कड़वा, और यहां पर होता है खट्टा। क्लियर। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर बताइए जब तक मैं कुछ और बना रहा हूं। देखो क्या बोला जा रहा है, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक, माउथ से दोस्तों गुदा तक, एनस तक, ये जो आप लोगों की लेंथ है कितनी लंबी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल, आहार नाल। तो आहार नाल की लंबाई की बात करें तो दोस्तों कितनी होती है, 9 मीटर होती है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, 9 मीटर। क्लियर। अगर आप लोगों से इसमें पूछा जाए स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये लार्ज इंटेस्टाइन है, तो ज्यादा लंबी कौन है, ज्यादा लंबी दोस्तों अंदर वाली होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। कितनी होती है, 6 से 6.9 मीटर होती है। तो ये आप लोग की लंबी है, फिर इसको स्मॉल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी विड्थ क्या होती है, कम होती है, इसकी चौड़ाई कम होती है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। जो सेरेबेलम होता है ये किससे रिलेटेड होता है, सेरेबेलम जो होता है किससे रिलेटेड होता है बताओ। पहले आप लोगों का क्वेश्चन आया था मेडुला ओब्लोंगेटा का काम क्या है, तो मेडुला ओब्लोंगेटा का काम क्या था, जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन थे, जैसे आप लोगों का दोस्तों डाइजेशन होना, हर्ट होना, खांसी आना, डकार, जिसपे आप लोगों बिना इच्छा के जो आप लोग के हो रहे हैं, वो आप लोगों के जो कंट्रोल होते हैं मेडुला ओब्लोंगेटा से होता है। लेकिन अभी आप लोगों से क्या पूछा गया है, देखो ये ऑप्शन नंबर सी तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसको कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ओब्लोंगेटा करता है।
तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, आप लोगों से सेरेबेलम से पूछा है। तो आइए पूरा समझते हैं हम लोग। देखो दोस्तों, आपको पता है आपके ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, एक होता है हिंड ब्रेन। सबसे बड़ा कौन सा होता है? फोर ब्रेन होता है। तो अभी मैं बात कर रहा हूं हिंड ब्रेन की। दोस्तों आपके हिंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है, ठीक है सर, एक होता है सेरेबेलम, एक होता है पोन्स। क्या मैं बोल रहा हूं? हिंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, मेडुला ऑब्लिंगेटा, सेरेबेलम और पोन्स। दोस्तों जो सेरेबेलम होता है इसका क्या फंक्शन है? देखो ये मैंने आप लोगों को पूरा जब पढ़ाया था, ये वाली स्लाइड मैंने पढ़ाई थी क्या? आप लोग ध्यान रखें, जो आप लोगों के दोस्तों चल संबंधी, मतलब आप लोग के मस्कुलर जो मोशन होता है, ये सारा का सारा आप लोग जो चल पाते हो, मूवमेंट ही किसके द्वारा कंट्रोल होता है? ये होता है अनुमस्तिष्क के द्वारा, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ सेरेबेलम जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मस्कुलर मोशन, है ना, समझ में आ गया? तो राइट आंसर आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? जिसने थ्योरी की क्लास ली है ना उससे सारे क्वेश्चन बन होंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मस्कुलर जो रोटेशन एंड कंट्रोल जो होता है वो किसके द्वारा होता है? सेरेबेलम के द्वारा होता है। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एक्सियल बोन? इसमें से कौन सी एक एक्सियल बोन नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्रेनियम, स्पाइनल कॉर्ड, शोल्डर, रिब। बताइए दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड की जगह इसको करो वर्टिबल कॉलम, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, बताओ। अब देखिए आप लोगों को पता है टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती है आपकी बॉडी में, वो कितनी होती है? 206 होती है। जन्म के समय कितनी होती है? 300 होती है। तो दोस्तों इन 206 हड्डियों को हम लोग 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। ध्यान से देखिए कैसे 2 पार्ट में। एक होता है आपका एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन के मतलब क्या है? जो आपकी बॉडी के जो एक्सिस में जो भी आएगी, जैसे आपकी ये खोपड़ी हो गई, देखो रेड कलर में जो भी पार्ट दिख रहा है दोस्तों, ये खोपड़ी दिख रही है आप लोगों को, ठीक है। और खोपड़ी के पीछे एक वर्टिबल कॉलम हो रहा होगा, यहां से एक वर्टिबल कॉलम आता है जिसको बोलते हैं मेरुदंड। तो खोपड़ी इसमें आती है, वर्टिबल कॉलम इसमें आती है, मेरुदंड। दोस्तों ये रिब्स दिख रही है, पसलियां, पसलियां, ये रिब्स दिख रही है आपको, पसलियां इसमें आती है। और एक इधर आगे बोन होती है जिसको बोलते हैं स्टर्नम, चेस्ट बोन। देखो मैं, देखो ये रही, देखो ये वाली, क्लियर। तो सारे के सारे दोस्तों एक्सियल स्केलेटन में आती है। अगर हम लोग बात करें एपेंडिकुलर में, तो एक्सिस के अलावा जो भी आए वो सारा एपेंडिकुलर। आप लोग का शोल्डर आ गया, हाथ आ गया, ये शोल्डर, हाथ या आपके पैर, ये सारे के सारे एपेंडिकुलर में आते हैं। देखो ये सारे के सारे पार्ट देख रहे हो, क्लियर। तो आप लोगों के एक्सियल में कौन कौन से पार्ट आ गए? तो अगर पूछा जाए कि 206 हड्डियों में से एक्सियल में कितनी है? एक्सियल में 180 है और इसमें कितनी है? 126 है। गिन लो कहां कहां पर होती है। देखो ये आपके पूरे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की हड्डी है, अक्षीय कंकाल तंत्र की। कौन कौन सी? सबसे पहले दोस्तों खोपड़ा होगा ना आपका पूरा स्कल, ये पूरा का पूरा जो स्कल होता है ये किस में आता है? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आता है। तो इसमें हड्डी कितनी होती है? 29 होती है। कितनी होती है? 29 होती है। आपके पीछे दोस्तों ये जो वर्टिबल कॉलम होता है, आपका जो मेरुदंड होता है, इसमें होती है 26 हड्डियां। समझो बात को। एक आप लोग के इधर होती है, बोन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टर्नम चेस्ट बोन। तो ये आपकी होती है एक, और ये जो स्टर्नम होती है चेस्ट बोन, इससे क्या निकलती है? रिब्स निकलती है, पसलियां निकलती है। कितने पैर होते हैं? 12 पैर होते हैं। देखो पूरा जोड़ा ना, एक इधर तो एक इधर, पूरा जोड़ा बन रहा है ना, तो 12 पैर है, टोटल 24 हड्डियां है। तो गिनो 24 और 1 25 और 26 प्लस 29 गिनोगे तो टोटल 80 हड्डियां हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? तो आ जाइए उसी पे चलते हैं। कौन सी हड्डी अक्षीय हड्डी नहीं है? तो क्रेनियम। क्रेनियम क्या होता है समझ लो, जो आपका स्कल होता है ना दोस्तों, लो इसको भी डिटेल में बताता हूं। स्कल में टोटल हड्डियां कितनी होती है? 29 होती है, ठीक है। इस खोपड़ी में जो होती है ना पूरी की पूरी, इसको हम लोग स्कल बोलते हैं। तो ये वाला जो पार्ट होता है फोरहेड वाला पार्ट, और जिसपे ये बाल आ रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियम। तो इसमें हड्डी होती है 8। दोस्तों आपके फेस में कितनी हड्डी होती है? चेहरे में, फेस में हड्डी होती है 14। समझ रहे हो बात को? 3 इस कान में, 3 इस कान में, तो टोटल 6। और एक आप लोग के जो टंग होती है इसके बेसिस पे होती है, इसको बोलते हैं हायोड बोन। तो टोटल कितनी हो गई? 29 हो गई ना। तो ये आप लोग का जो क्रेनियम है किसका पार्ट है? स्कल का पार्ट है। और स्कल किसका पार्ट है? एक्सियल का पार्ट है। तो ये तो आपके एक्सियल में हो जाएगा। आपका मेरुदंड भी हो जाएगा। शोल्डर नहीं, शोल्डर दोस्तों एपेंडिकुलर का पार्ट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जल्दी से मुझे बताइए, डेट कनेक्ट मसल टू बोन्स। जो आपकी हड्डियां होती है इसको मसल से, मांसपेशियों से कौन जोड़ता है? तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हड्डियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है दोस्तों लिगामेंट, बोन को बोन से जोड़ता है।
अगर आप लोगों से बोले कि हड्डी को बोन को मसल से कौन जोड़ता है, तो टेंडन जोड़ता है। ये आप लोग का बोन को मसल से जोड़ता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डैश आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट वर्ल्ड। आप लोगों को पता है दोस्तों, यूट्यूब पे एक पूरा लिमिटेड टाइम होता है, फिर भी मैं आपको कितना सारा पढ़ा चुका हूं, लेकिन आप लोग के लिए मैं 2 क्लास और लगाता हूं, 1 बजे और 4 बजे। क्लास में आके देखो, इतना मजा आएगा। एमसीक्यू वाली सीरीज में अनअकैडमी पे होती है, बिल्कुल बैठे बैठे पढ़ो, शानदार। वो क्लास बिल्कुल मिस मत करो। कमेंट के नीचे मैं लिंक देता हूं, सीधे आप लोग जुड़ा करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वो। साइंस के 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवा रहा हूं। चलो इसका आंसर बताओ। डैश आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट वर्ल्ड। एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है? जो जल में भी रह सके और जो जमीन पे भी रह सके। समझ रहे हो? जैसे आप लोगों का फ्रॉग, मेंढक। लेकिन यहां पर दोस्तों जंतु की बात थोड़ी कर रहा है, प्लांट की बात कर रही है। तो देखिए इधर आओ, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, क्या कि जितने भी प्लांट होते हैं इनको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जा रहा है। एक को बोलते हैं क्रिप्टोगेमिया, एक को बोलते हैं फेनेरोगेमिया। बताया था क्या? क्रिप्टोगेमिया क्या होते हैं? ये आपके काफी अनडेवलप्ड प्लांट होते हैं, इनमें बीज नहीं होते हैं, और इनमें क्या होते हैं? बीज होते हैं। इन क्रिप्टोगेमिया को ही 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है थैलोफाइटा, एक होता है ब्रायोफाइटा, एक होता है टेरिफाइटा। जानते हो क्या आप लोग? सर बिल्कुल जानते हैं। तो दोस्तों जो ब्रायोफाइटा के बारे में क्या ध्यान समझो, सबसे पहले थैलोफाइटा के बारे में मैं आप लोग को समझाता हूं। थैलोफाइटा क्या होता है? ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें ना ही जड़ें होती है, ना ही पत्तियां होती है, ना ही फल होते हैं। ये बिल्कुल थैलस के शेप के होते हैं, थैले के जैसे। ये कहां पर पाए जाते हैं? ये केवल जल में पाए जाते हैं। तो क्या ये एम्फीबियंस हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते? नेक्स्ट बात करते हैं ब्रायोफाइटा की। तो ब्रायोफाइटा क्या होते हैं? ये पादप जगत का उभयचर होता है। देखो ये वाली स्लाइड मैंने आपको क्लास में पढ़ाई थी, तो हर एक स्लाइड से क्वेश्चन आता है रेलवे में। देखो ये उभयचर होते हैं। उभयचर का मतलब क्या है? जो भूमि और जगह, मतलब भूमि और जल दोनों जगह रह सकते हैं। इसमें भी क्या रूट्स वगैरह कुछ भी नहीं होती क्या? दोस्तों ध्यान रखो, इसमें जड़ नहीं पाई जाती है, हाँ, लेकिन इसमें क्या होता है? आप लोग के तना और पत्ती पाई जाती है। थैलोफाइटा में तो कुछ भी नहीं पाया जा रहा था, ना तना पाया जा रहा था, ना पत्ती पाया जा रहा था। ठीक है, तो क्या आंसर आप लोग का हो जाएगा? ब्रायोफाइटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पे टिक करो और आगे चलो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला अंगूर में पाया जाता है टार्टरिक एसिड? जल्दी जल्दी करो, है ना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लिसरॉल क्या होता है? कल मैंने बताया था, जब भी आप लोग फैटी एसिड को गर्म करोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, तो किसका निर्माण होता है? साबुन का वो निर्माण होता है। साबुन का को प्रोडक्ट क्या होता है? आप तो बनाते हो साबुन, साबुन के साथ में क्या बनता है? ग्लिसरॉल बनता है। इसका फॉर्मूला ध्यान रखो, C3H8O3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर बताइए। नीचे दिखाए गए नेटवर्क में ए और बी के बीच में तुल्यमान प्रतिरोध, ए और बी के बीच में, तो R/4 ये रहा, R/4 ये रहा। आप लोगों को देखने पे लग रहा होगा सर ये पैरेलल है, देखो ये इसके समांतर में है ना। लेकिन दोस्तों ए और बी को जब सीधा करोगे, इस ए इसको सीधा करोगे तो ये ऐसा बन जाएगा कि R/4 और R/4 ऐसा बन जाएगा क्या? तो ए और बी के बीच में दोस्तों दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, और सीरीज में जब भी रेजिस्टेंस होते हैं इसको कैसे करते हैं? जोड़ दो, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? समतुल्य प्रतिरोध R1 + R2। सिंपली जोड़ दो, जब भी 2 प्रतिरोध सीरीज में होता है तो R/4 + R/4 कितना हो जाएगा? R/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चले आगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, है ना। कल हम लोग करते हैं बाकी के क्वेश्चन कल हम लोग करते हैं। और प्लीज आप लोग दोस्तों ये क्लास बिल्कुल मिस मत करा करो। 1 बजे और 4 बजे जो होती है, मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट सभी लेते हैं, बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। 1 बजे और 4 बजे होती है, अनअकैडमी पे होती है क्लास, बिल्कुल फ्री होती है, कोई इसका पैसा नहीं लगता। तो आप लोगों को कमेंट में मैं लिंक देता हूं, सीधे आप लोग उससे जुड़ सकते हो। आप लोगों को ये क्लासेज कहां पर मिलेगी? वैसे अगर आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, मेरा नाम सर्च करें नीरज जांगिड़, मुझे फॉलो कर ले। यहाँ पर स्पेशल क्लासेस में सी ऑल करोगे, सारे क्लास दिख जाएगी। ठीक है, गोल सेलेक्ट कर लेना, SSC एग्जाम इसके स्पेशल क्लासेस में मिलती है। तो जो भी क्लास आप लोग खोलोगे तो आप लोगों से पहले कोड पूछा जाता है, कोड। तो कोड में डाल दो दोस्तों नीरज 11, कोड में डाल दो नीरज 11, अनलॉक कर लो। क्लियर, जिससे आप लोगों को सारी स्पेशल क्लासेस देख सको सभी टीचर की। और दोस्तों आप लोग अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से भी जुड़ सकते हैं। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, CHSL कंप्लीट बैच आ चुका है, CGL कंप्लीट बैच आ चुका है, SSC JEE, तो सारे के सारे कोर्स आपको एक सब्सक्रिप्शन पे यहाँ पर मिल जाएंगे। जितने भी बैचेस चल रहे हैं, चाहे CGL का हो,
चाहे आप लोगों का एसएससी जेई का, सारे कोर्स आप लोग एक सब्सक्रिप्शन में एक्सेस कर सकते हो। यहां पर आप लोगों को मिलता है 14,755 कोर्स, जिसमें जीके के 825 कोर्स। अभी एनटीपीसी का मेंस दोगे, यहां पर जीके बहुत कम में आएगी, तो आप लोग जुड़ के देखिए कितना शानदार आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा। और 31 तारीख से आप लोगों का प्राइस हाइक हो रहा है, ध्यान रखें 31 से। तो आप लोग एसएससी एग्जाम्स का जब गेट सब्सक्रिप्शन करेंगे तो 24 महीने का ऑप्शन आएगा 7200 रुपए का। यहां पर एक कोड पूछेगा, तो कोड या तो अपने आप लगा हुआ आएगा नीरज 11, अगर नहीं लगा हुआ है तो मिटान के लगा दो नीरज 11 और प्रोसीड टू पे कर दो, ये आपका 6480 रुपए का पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखें 31 को दोस्तों प्राइस हाइक हो रहा है, तो आज ही आप लोग सब्सक्रिप्शन ले ले। चलिए, तो आज के लिए इतना रखते हैं दोस्तों। क्लास के नीचे कमेंट में आप लोगों को इस पीडीएफ की लिंक भी मिल जाएगी 20-25 मिनट बाद में। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। 4 बजे वाली क्लास में आज हम लोग करेंगे एनिमल किंगडम। ठीक है, 4 बजे वाली क्लास में करेंगे एनिमल किंगडम के क्वेश्चन, जंतु जगत के। चलिए बाय बाय।